हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ काइनेटिक्स केमिस्ट्री। जैसा कि आज नीट 2023 का एग्जाम हुआ है, तो उसी के जो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बिल्कुल जो सॉल्यूशंस होंगे उनके साथ में उनका डिस्क्राइब भी किया जाएगा कि वो आंसर क्यों सही है ना। इसके साथ कुछ क्वेश्चन हम आज करेंगे, कुछ क्वेश्चन इसके पार्ट टू में आएंगे। पार्ट टू की वीडियो कल सुबह ही आ जाएगी, मतलब अगर आप आज के बाद इसको वीडियो को देख रहे हैं तो इसी के डिस्क्रिप्शन में मैं जैसे ही वो वीडियो आएगी इसी के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, साथ ही साथ आई बटन में भी डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री के सॉल्यूशन नीट 2023 के। पहला ही क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। देखें आप इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, अमंग द गिवन ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और आयन एक्ट एज ए लेविस एसिड। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। BF3 पहला ही ऑप्शन था, देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि BF3 से अच्छा लेविस एसिड तो कोई होता ही नहीं है। बहुत अच्छा लेविस एसिड है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, हम जगह जगह इसको पढ़ते रहते हैं। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द रिलेशन बिटवीन एनएम। एनएम क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। एनएम की वैल्यू क्या हो सकती है एजीमुथल क्वांटम नंबर के बीच, उनके लिए जो रिलेशनशिप है वो ये पूछ रहा है। अब हमें क्या पता है एनएम की वैल्यू क्या होती है? एनएम की वैल्यू होती है प्लस एल से लेकर के माइनस एल तक सारी होती है। अगर एल की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू +2 +1 0 -2 -1 हो सकती है ना। तो हमारे को ये फॉर्मूला पता है एन एम इज इक्वल्स टू 2l+1, लेकिन ये फॉर्मूला तो यहाँ कहीं गिवन ही नहीं है। तो यहाँ गिवन क्या है? यहाँ ये दिया हुआ है ना एन। यहाँ देखें यहाँ क्या गिवन है, यहाँ आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जी nm-1 इज इक्वल्स टू 2l एंड l इज इक्वल्स टू nm-1/2। ये फॉर्मूला आप देखें कहीं गिवन है? आंकों का खेल था, सारा सारा का सारा आंकों का खेल था। आपके सामने ये रहा, ये इसका आंसर। ओके, थर्ड आप थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आर। होमोलेप्टिक कौन सा होता है? जिनमें सारे लिगेंड क्या हो, एक ही जैसे हो। हेट्रोलेप्टिक क्या होती है? जिसमें एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड हो, एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है पेंटा अमीन कार्बोनेटो। देखें पेंटा अमीन कार्बोनेटो, इस पेन से मैं लिखता हूँ। पेंटा अमीन तो पहला लिगेंड तो हमारा ये रहा, और दूसरा लिगेंड हमारा ये रहा कार्बोनेटो। दो टाइप के लिगेंड आ गए, तो ये क्या है? हेट्रोलेप्टिक, होमोलेप्टिक नहीं है। अगला देखें ट्राई अमीन ट्राई एक्वा, अमीन भी आ गया और वाटर भी आ गया, तो ये भी क्या है? दो लिगेंड, तो ये भी क्या हो गया? हेट्रोलेप्टिक। अगला क्या है? पोटेशियम, इसको आप छोटे मेटल है ना। ट्राई ऑक्सोलेटो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम भी मेटल है, तो लिगेंड क्या है? ऑक्सोलेटो, और तीन है। ट्राई ऑक्सोलेटो है, बाइडेंडेंट है, तो सारे के सारे लिगेंड ही क्या है? ऑक्सोलेटो है इसमें। जब सारे लिगेंड सेम हो तो उसी को तो होमोलेप्टिक बोलते हैं, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जिसमें सारे लिगेंड ऑक्सोलेटो ही है, सेम है। अगला देखेंगे आप, तो डाइअमीन हो गया, और फिर क्लोराइडो हो गया, और फिर नाइट्रो हो गया, नाइट्राइट हो गया, है ना। तो इसमें तो तीन टाइप के लिगेंड आ गए, तो हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। जिसमें तीनों लिगेंड सेम होंगे वो होगा होमोलेप्टिक, और वो था हमारा थर्ड ऑप्शन। बिल्कुल समझ आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, amongst the following the total number of species having 8 electron around central atom। 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन किस किस में है वो हमें ढूंढने हैं। तो पहला NH3। NH3 को तो दुनिया जानती है, NH3 को तो दुनिया जानती है। आप गिन लें, आप गिन लें, आप गिन लें कितने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के? दो इलेक्ट्रॉन और तीन बॉन्ड है, तो इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें पूछा है जिसके पास 8 नहीं हो, नोट, है ना। अगला है AlCl3, AlCl, Cl एंड Cl। आप इसके बाद देखेंगे कि AlCl3 के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो ये डायगोनल बनाता है बाद में। तो AlCl3 के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमारा एक तो ये रहा। अगला देखें BeCl2, BeCl और Cl, इसके पास तो बेचारे के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 8 फिर नहीं है, तो हमारा दूसरा ये रहा, दूसरा ये रहा। अगला गिने CCl4, तो Cl, Cl, Cl एंड Cl, इसके तो पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अगला देखें PCl5, तो देखें जी PCl5 के पास तो होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, Cl, 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 Cl एंड Cl, इसके पास होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 तो फिर नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा ये रहा। तो टोटल इनमें से तीन ऐसे हैं जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। कौन सा? AlCl3 है, BeCl2 है और PCl5 है।
है ना। तो हम इसका आंसर लगा देंगे क्या, थर्ड, जिसमें हमारे ऑप्शन क्या है, तीन इसमें स्पीसीज ऐसी हैं जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यही तो हमें पूछा था कि जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो आप बता दें, तो हमने बता दिया। अगला ही क्वेश्चन हमें एक नेम्ड रिएक्शन से आया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट नेम्ड रिएक्शन से आया है, जो क्या है, एल्डिहाइड कीटोन का क्या है, रिडक्शन है, ZnHg। ZnHg करता क्या है, रिडक्शन करता है। कार्बोनिल ग्रुप का क्या करता है, रिडक्शन करता है। इसके ऊपर ये अगर रिएजेंट दिया होगा ZnHg, अभी मैंने ये नेम रिएक्शन की सीरीज चल रही है उसमें मैंने ये रिएक्शन करवाई है। डायरेक्ट पैक टू पैक आपके सामने आपको देखने को मिल गई। ये क्या करता है, दोनों ऑक्सीजन के जो दोनों डबल बॉन्ड है उसकी जगह हाइड्रोजन जोड़ देता है। इतना सा ही करना है, और इसका करेक्ट आंसर यहाँ देखें, यहाँ डबल बॉन्ड होता, यहाँ भी डबल बॉन्ड होता, इन दोनों की जगह हमें डायरेक्ट एल्केन बना देना है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें देखें एल्कोहल बना दिया जी, नहीं। इसमें तो एक कार्बन ही गायब कर दिया जो यहाँ था, तो ये भी हमारा नहीं होगा। इसमें OH आ गया तो ये भी हमारा नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन हमारा होगा ओके करेक्ट। इतनी बात आपको आ गई। नेम रिएक्शन सीरीज में ये अभी मैंने करवाया था, डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। उसके बाद ये देखें, ये रीजन और असर्शन दिए हुए हैं। ए रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, ए रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जो हमारी एक इक्वेशन है, K इज इक्वल्स टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, आर एन एस की जो इक्वेशन है, इसमें ये कह रहा है कि ई ए आपकी क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। ए जो बोल रहा है हमें कि ई ए जीरो हो सकती है, मैंने कहा जी ठीक है, ई ए जीरो हो सकती है। तो के इज इक्वल्स टू ए ई माइनस जीरो अपॉन आर टी। इसका मतलब आपको मैथमेटिक्स आती होगी, के इज इक्वल्स टू ए हो जाता है, के इज इक्वल्स टू ए हो जाता है। और आपको पता क्या होना चाहिए, और आपको पता क्या होना चाहिए कि इस इक्वेशन में जो ये ए होते हैं ना, जो ये ए, ये होते हैं टोटल कोलिजन, ये होते हैं टोटल कोलिजन। और ये जो टर्म आती है ये होती है इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन का फ्रैक्शन, ये होती है टोटल कोलिजन। के इज इक्वल्स टू ए का मतलब होता है कि जितने कोलिजन हुए हैं सारे के सारे इफेक्टिव हो गए हैं, जितनी टक्कर हुई है सबसे ही प्रोडक्ट बन गया है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनमें डायरेक्ट डायमेंशन देखा जाता है, उनकी एनर्जी होनी चाहिए, है ना। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जितनी भी टक्कर हो सारी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, तो जी नहीं। ए तो क्या है हमारा, गलत है। ए तो क्या है हमारा, गलत है। तो ये तो गलत है, ये तो गलत है। दूसरा, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल so that their energy become equal to the threshold value, this is called activation energy। तो ये डायरेक्ट हमें एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन दी गई है, तो ये तो हमारी सही है ना। R इज ट्रू एंड A इज फॉल्स। ओके, तो ये हमारा सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। K कभी भी A के इक्वल नहीं हो सकता। इक्वल होने का मतलब ये है कि जितनी भी टक्कर हो सारी की सारी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। केवल कुछ सिलेक्टिव टक्कर से, जिनमें डायमेंशन सही हो, जिनमें एनर्जी सही हो, वही कन्वर्ट होती है। ठीक है, दूसरा आर तो हमें वही है, जो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन है वही है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ए फॉल्स एंड आर ट्रू। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है बॉयल्स। माफी चाहूंगा अगर आपको ये सही नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने पीडीएफ से निकाले हैं ये, है ना, पीडीएफ से निकाले हैं। तो उसके लिए डायरेक्ट मैंने पीडीएफ ही अटैच की है ना। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें लिखा हुआ है विच अमंग्स द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है, सबसे पहले आप बॉयल्स लॉ लिख दें। बॉयल्स लॉ होता है P प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर फिक्स हो तो P क्या है, V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहला इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये लो P, ये लो V, इनके बीच करवाना चाहिए कैसा, ऐसा, इनके बीच करवाना चाहिए ऐसा, नीचे गिरता हुआ, नीचे गिरता हुआ। और P एंड 1/V के बीच कर्व कैसा आना चाहिए, P एंड 1/V तो दोनों प्रोपोर्शनल है, तो इनके बीच करवाना चाहिए लीनियर। तो चलिए ढूंढने चलते हैं। P एंड 1/V के बीच, पहला ही ऑप्शन देख रहा हूँ P है ना। P एंड 1/V के बीच ऐसा नीचे गिरता हुआ कर्व, नहीं जी, लीनियर करवाना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत। ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अगला देखने जा रहा हूं मैं, P एंड T के बीच कर्व, P एंड T के बीच कर्व, तो ये तो P एंड T के बीच तो कर्व ही नहीं बनता, तो ये भी हमारा गलत है। अगला P एंड V के बीच कर्व है वो गिरता हुआ है, P एंड V के बीच कर्व है वो गिरता हुआ है, बिल्कुल। एंड P एंड 1/V के बीच लीनियर कर्व, बिल्कुल सही है। अब इनको हम देखेंगे कैसे, एक बार मैं इनको मिटा रहा हूँ, इनमें से दोनों में से सही कौन सा है, ये मैं इनको मिटा रहा हूँ ना, इनको मिटा रहा हूँ। तो देखें, पहला मैं यहाँ बना रहा हूँ P एंड
वी के जो बीच है वो कर्व ऐसे गिरता हुआ, ये तीन कर्व बना रहा है ये, है ना, ये तीन कर्व ऐसे बना रहा है। मैंने कहा जी ठीक है। ओके, अब हमें क्या पता है, P इज इक्वल्स टू 1/v nRT, है ना, nRT, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ मैं ए से कर रहा हूँ, वी कांस्टेंट ले लूं, वी कांस्टेंट ले लूं, वी कांस्टेंट ले लूं, तो P समानुपाती T आ रहा है। वी कांस्टेंट ले लूं तो P समानुपाती T आ रहा है। तो मतलब ये जो टेम्परेचर है सबसे ज्यादा होगा, फिर ये कम होगा, फिर ये कम होगा, क्योंकि जिसमें जिसमें प्रेशर ज्यादा उसमें टेम्परेचर ज्यादा। तो इसका मतलब इसको, ये ऊपर वाले को T1 बोलता है, फिर T2 बोलता है, फिर T3 बोलता है। तो T1 मैक्सिमम, फिर T2 एंड फिर T3, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसने क्या बोल रखा है, इसने हमें क्या बोल रखा है, हम देखें, इसने बोल रखा है T3, T2 एंड T1, लेकिन नहीं, T3 तो सबसे छोटा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये पहले ही नेग्लेक्ट कर दिया था। बचा ऑप्शन क्या, फोर्थ। जाहिर सी बात है फोर्थ ही सही होगा। अगर हम देखना चाहें तो इसको हम देख भी सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं 1 मिनट में। ओके, 1 मिनट में हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। 1/v एंड p के बीच कर्व कैसा आएगा, लीनियर। क्यों, क्योंकि अब ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है। अब ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है। v को फिर मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ, v को फिर मैंने कांस्टेंट माना, P इज इक्वल्स टू 1/v nRT। v को मैंने कांस्टेंट माना, तो P प्रोपोर्शनल टू T। जब जब P ज्यादा तब तब T ज्यादा। ये इसको T3 बोलता है, देखें पेपर में T3 बोला है, इसको T2 बोला है, इसको T1 बोला है। तो देखें P ज्यादा, बिल्कुल, फिर यहाँ P कम, यहाँ कम, यहाँ P फिर कम, फिर कम। तो T3 क्या, सबसे ज्यादा, फिर T2 क्या, कम, फिर T1 क्या, कम। यही अपने को दिया हुआ है, ग्राफ भी सही है, ग्राफ भी सही है, और ये जो यहाँ ऑर्डर लिखा हुआ है ये भी सही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। वैसे तो इजी था, कॉन्सेप्चुअल था, लेकिन फिर भी इजी था। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता था तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन, द एलिमेंट expected to form largest ion to achieve the nearest noble gas configuration, है ना, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देनी है। तो हमें पता है नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने, 5, +3 करूं तो ये हो जाएगा N-3। ओके, अगला मैं करूं सोडियम, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने, 11, 11 में से -1 कर दूं तो 10 बचेंगे, 10, 2 इज इक्वल टू 8। मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी तो सोडियम प्लस हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको निकालना पड़ेगा। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने, 6, +2 ऐड करूं तो ऑक्सीजन -2 हो जाएगी, जाहिर सी बातें हैं। फ्लोरीन के पास मैं क्या करूं, +1 इलेक्ट्रॉन करूं, तभी तो ये F- होगा, F-1 होगा, और ये नोबल गैसेस पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने ये आयन बना दिए। अब आपको एक बात पता है क्या, कि जी नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा, नेगेटिव की साइज ज्यादा, फिर न्यूट्रल और पॉजिटिव का साइज सबसे कम, तो पॉजिटिव का तो कम, इन नेगेटिव का साइज क्या होगा, न्यूट्रल से ज्यादा होगा। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आते जुड़ते जाएंगे। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज होता है ना, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज होता है। तो इसका नेगेटिव चार्ज 3 है, इसका नेगेटिव चार्ज 2 है, इसका नेगेटिव चार्ज 1 है। तो सबसे ज्यादा साइज क्या होगा, इसका होगा नाइट्रोजन का, है ना। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाता है तो हमारा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन होगा नाइट्रोजन। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ आ रही होगी, है ना। आगे चलें, करेक्ट बताना है क्वेश्चन हमें given as select the correct statement from the following, select the correct statement from the following, atom of all element are composed of two fundamental particles। लगता तो है, atom of all element are composed of two fundamental particles। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दो से ही बना होता है, एटम दो से ही बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जी नहीं, न्यूट्रॉन भी तो होता है, जी नहीं, न्यूट्रॉन भी तो होता है। तो 3 पार्टिकल से बना होता है, दो से नहीं। तो मैं इसको क्रॉस कर दूं, मैंने कर दिया। अगला क्या है, द मास ऑफ, अगला क्या है, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, दुनिया जानती है, दुनिया जानती है, बिल्कुल करेक्ट है ये, 9.1 × 10⁻³ बिल्कुल सही है ये, एक भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑल द आइसोटोप, ऑल द आइसोटोप ऑफ गिवन एलिमेंट्स शो सेम केमिकल प्रॉपर्टी। आइसोटोप क्या होता है, जिनके जेड डिफरेंट होते हैं, जिनके जेड डिफरेंट होते हैं, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी बिल्कुल क्या होती है, सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है ना। तो जाहिर सी बात है सी भी अपना क्या होगा,
सही होगा। उसके बाद अगला देखें, ई देखें हम। ठीक है, डोल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या है कि जी सभी मैटर है वो अल्टीमेट पार्टिकल से ही बने होते हैं, जो क्या है एटम होते हैं। डोल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये कहती है, रिगार्ड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो एटम है, तो ये तो हमारा सही है, ई भी हमारा सही है ना। वैसे आप इसको क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, बी हमें पता है सही है, बी हमें पता है सही है, उसके बाद ई सही आ गया तो हम डायरेक्ट ए पे इसका लगा सकते थे। सॉरी, ए पे नहीं, इस पे जिसमें बी और ई दोनों है ना, वो गलती से लग गया। सेकंड इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद अगर हम देखें और हमें देखना है तो डी भी देख सकते हैं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियन। नहीं जी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आज न्यूक्लियन होते हैं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, है ना। सिर्फ दो को देख के ही आप इसका आंसर दे सकते थे, वो चाहे कोई भी दो हो, बिल्कुल इजी सा, 4 मार्क्स थे आपके। अगला क्वेश्चन देखें हमारे पास है, सॉरी, on balancing the given redox reaction the coefficient a b c are found to be respectively, है ना। a b c हमें ये कह रहा है, रिएक्शन दे रहा हूं मैं आपको क्या, क्रोमियम 2O7, क्रोमियम 2O7 प्लस SO3 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इससे हमारे प्रोडक्ट बन जाते हैं क्या, क्रोमियम +3 बन जाता है, और साथ ही साथ SO4 -2 बन जाता है, और साथ ही साथ H2O बन जाता है। जाहिर सी बातें हैं, H2O बन जाता है। ये कितना बनता है, इसके साथ इसने दिया हुआ है, ये A होता है, ये B होता है, ये C होता है, ये 2A होता है, ये B होता है, और ये C/2 होता है। तो आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे ना, आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो क्रोमियम की जगह 1 लिख के देखेंगे। ये तो मैथमेटिक्स का गेम था। क्रोमियम की जगह 1 लिख के देखें तो क्रोमियम 1 मतलब दो क्रोमियम यहाँ थे, 2A, 2 × 1 क्रोमियम, तो दो के दो पूरे हो गए। 1 है तो ऑक्सीजन कितने, 7 ही होंगे, तो 3 तो यहाँ यूज हो जाएंगे। O3 से लेके O4 तक आने में, यहाँ अगला 3 है ना, 1 3, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ यूज हो जाएंगे, बच गए कितने, 4 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन आप यहाँ रखेंगे, 4 ऑक्सीजन यहाँ रखेंगे, तो मतलब 4H2O बन जाएगा। उसके लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए, 8। तो यहाँ C/2 है तो C की वैल्यू 8 होगी, 8/2, तभी तो यहाँ 4 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप मैथमेटिकली देख लेंगे, बिल्कुल इजी सा था। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, थर्ड आएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इसको बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते थे। करेक्ट आंसर इसका आएगा थर्ड, है ना। आगे देखें, विच अमंगस द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट बताना है हमें, बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। उससे पहले हमें एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का रिलेशन हमें पता है क्या, H इज इक्वल्स टू यू, H इज इक्वल्स टू यू प्लस पीवी। हमें पता है H इज इक्वल्स टू यू प्लस पीवी। चेंज की बात करें तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। ओके, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। अब पीवी की जगह एनआरटी तो मैं लिख सकता हूँ, तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। जी आया है गैस के लिए, तो इसका डायरेक्ट सा आप आंसर लगाना चाहें तो फोर्थ लगा सकते हैं, बिल्कुल इजी। डायरेक्ट आपका कॉन्सेप्ट पे बेसिस छोड़िए, ये तो बिल्कुल कॉपी में से आपका डायरेक्ट आया क्वेश्चन, है ना। इजी सा क्वेश्चन था। अगला देखें, अगला, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, केमिकल बॉन्डिंग से शेप का क्वेश्चन आया आपके सामने, देखें आप। मैच करना है 1 को 2 से, तो आपको, आपने देखा परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, आपको पता ही नहीं जी कैसा होता है, मैंने कहा जी मुझे भी नहीं पता। आगे है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड तो दुनिया जानती है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो हम इसी को पकड़ के चलेंगे, इसी को पकड़ के चलेंगे, है ना। H2SO4 दुनिया जानती है, इधर बॉन्ड वॉन्ड दिए हुए हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर बना लूंगा, OH, OH, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। जाहिर सी बातें हैं, जाहिर सी बातें हैं, मैच कर दो, क्या क्या बोल रही है इसमें, दो SOH बॉन्ड है एंड दो S डबल बॉन्ड O है। दो SOH, 2 SOH बॉन्ड है बिल्कुल, लेकिन 1 SO है नहीं जी, 2 SH है और 2 SO है, तो ये रहा हमारा 2 SOH 2 SO। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। बी मैच कर जाएगा किससे, 4 से। तो इनमें बी किससे मैच कर रहा है, B4 से, ये रहा B4 से, ये रहा, एंड B4 से ये रहा। तो बाकियों को तो मैं वैसे ही काट दूं, बाकियों को तो मैं वैसे ही काट दूं, है ना। अगला देखें, मुझे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का भी नहीं पता, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का भी नहीं पता, लेकिन सल्फ्यूरस एसिड तो मैंने देखा है, सल्फ्यूरस एसिड तो मैंने देखा है। सल्फ्यूरस एसिड कैसा होता है, H2SO3,
H2SO3 होता है सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस एसिड, है ना। तो बना रहा हूं मैं OH, OH एंड डबल बॉन्ड O। तो दो OH वाले बॉन्ड है एंड वन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है, तो मैं देखने हो गया। तो पहली बार देखा था। दो SH वाले बॉन्ड है एंड वन SO वाला बॉन्ड है, तो बिल्कुल मिला दूंगा मैं इसको। D को मिला दूंगा मैं 2 से, D को मिला दूंगा 2 से, तो D को 2, D को 1 नहीं, D को 2। तो मेरे को मेरा ऑप्शन मिल गया 4। मेरे को मेरा ऑप्शन मिल गया 4। अगर आपको इसमें से दो ही आते हैं, बाकी दो नहीं आते हैं, तो भी आपका क्वेश्चन क्या हो रहा है, सोल्व हो रहा है। तो भी आपका क्वेश्चन क्या हो रहा है, सोल्व हो रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, जिसमें से अब हमें पायरो पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड में आएगा क्या, दो SOH बॉन्ड होंगे, चार S डबल बॉन्ड O होंगे, और एक ये SOOS बॉन्ड होगा। इसी तरह से हम अगले वाले का पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का भी हम कर सकते हैं। तो जो दो आते हैं उनको देख के करेंगे, जो नेग्लेक्ट करने की स्किल होती है वो आप डाल देंगे इस पेपर में, तो ये पेपर बिल्कुल इजी था, है ना। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मैंने फिलहाल के ही दिनों में करवाया था, बिल्कुल फिलहाल के ही दिनों में ये कराया था। ठीक है, टोलेंस टेस्ट आपके सामने दिया गया है नेम रिएक्शन सीरीज में, अभी कल परसों ये कराया था। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ध्यान से देखें। अमोनिकल है, सिल्वर है, नाइट्रेट नहीं दिख रहा, लेकिन और पॉजिटिव चार्ज तो दिख रहा है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट और बेसिक मीडियम दिख रहा है। तो ये इतना देखने के बाद अंधे को भी दिख जाता है कि ये सिल्वर मिरर टेस्ट है, ये सिल्वर मिरर टेस्ट है, टोलेंस टेस्ट है। ओके, इसमें बनता क्या है, सबको पता है कि जो एसिड का है ये साल्ट बनता है, एसिड का ये साल्ट बनता है। तो मैं इसको तो कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन हमें देख के गए हैं कुछ ही दिनों पहले, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है इसका, ये जो है आंसर हो जाता है। कीटोन पे तो टोलेंस रीजन है, कीटोन पे तो रिएक्ट करते नहीं है क्योंकि CC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो ओनली एल्डिहाइड पे करेंगे। तो इसमें इसमें तो कीटोन पे भी कर दिया, तो ये रिएक्शन गलत हो गई। यहाँ तो सही है, लेकिन यहाँ कीटोन पे भी कर दिया, तो ये रिएक्शन क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, कीटोन पे तो करते ही नहीं है, इस पे ओनली एल्डिहाइड पे करेंगे, एल्डिहाइड को साल्ट में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। सॉरी, आगे देखें, ये प्यूमिक स्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। सॉलिड सोल, ओके। प्यूमिक स्टोन होता है सॉलिड सोल, इसमें सॉलिड में गैस का मिक्सचर होता है, वो फोम वोम वाले सिस्टम आते हैं ना, उनमें सॉलिड में गैस होती है। ओके, सॉलिड में गैस होती है इसमें, तो इसको सॉलिड सोल बोलेंगे, ये प्यूमिक स्टोन जो है ना। बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी से लाइन उठाई गई थी। अगला देखें, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात हुई है, जिनमें से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं, रिपल्सन हो सकते हैं। इनमें क्या क्या चीजें होती हैं, इनमें से कौन कौन से फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ये इसने पूछा है। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती है, जी हाँ, छह टाइप के, लगभग छह टाइप के फोर्सेस होते हैं, जिनमें से डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है। उसके अलावा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होती है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होती है, जी हाँ होती है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जी हाँ होती है। डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स होते हैं, जी हाँ होते हैं। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन था, आपके नोट्स में से कॉपी में हर किसी ने करवाया होगा। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड, ये तो इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड है, ये यहाँ नहीं होता है, ये यहाँ नहीं होता है। तो ABCE हमारा करेक्ट ऑप्शन है 1, ABCE हमारे करेक्ट ऑप्शन है। डायरेक्ट सीधा साधा क्वेश्चन था इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस का। डाइपोल डाइपोल होता है, आयन डाइपोल होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होता है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल होता है, हाइड्रोजन फोर्स होता है, डिस्पर्जन फोर्स होता है ना। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता है ना। आगे चलें, ये हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब ये क्वेश्चन जो रैंकर्स होंगे उनके लिए था, है ना। रैंकर्स के लिए था ये क्वेश्चन। देखें, टेकिंग स्टेबिलिटी एज द फैक्टर, स्टेबिलिटी को फैक्टर मानना है, इनमें से कौन सी रिलेशनशिप सही है, इनमें से कौन सी रिलेशनशिप सही है। तो मैं पहले वाला ही देखा, AlCl एंड AlCl3। तो मुझे पता है, ये कह रहा है कि AlCl क्या है, मोर स्टेबल है। AlCl क्या है, मोर स्टेबल है AlCl3 से। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, AlCl3 ही AlCl से ज्यादा स्टेबल है। अगला, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें देखें AlCl में +1 आ रही है, लेकिन AlCl3 में +3, तो +3 वाली मेटल जितने इलेक्ट्रॉन दे दे उतना अच्छा होता है, तो +3 वाली स्टेबल होती है ना। तो आप देखेंगे जी ये तो गलत, आप ये देखेंगे जी ये तो गलत, भागते ही जाएंगे, इस पे टिक मार देंगे, लेकिन ये भी गलत है, ये भी गलत है। आप देखें, इसमें देखें कि AlCl3 में AlCl3 अच्छा होता है, स्टेबल होता है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और मेटल +3 में रहना पसंद करेगा +1 की बजाय। तो AlCl3 तो स्टेबल है बिल्कुल। हाँ, अगला ही देखेंगे, TiCl से स्टेबल होना चाहिए, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, आप यहाँ धोखा खा जाएंगे। तभी तो कह रहा हूँ ये क्वेश्चन रैंकर्स के लिए था, है ना। TiCl3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और TiCl में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना।
TiCl3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, TiCl में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट Ti पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल है Ti+1 से। Ti+3 लेस स्टेबल है Ti+1 से। बहुत ही अच्छी सी बात थी, क्योंकि अगर 3 इलेक्ट्रॉन उससे निकाल लेंगे तो जो s के इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर रह जाएंगे, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो s में जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड ही रहेंगे, है ना। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो टाइटेनियम है उस पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, स्टेबल होती है। तो अब आप इसका आंसर बहुत ही अच्छे से बता सकते हैं कि TiCl3 स्टेबल है, बिल्कुल नहीं। लेकिन TiI3 और TiI में से TiI3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ और यहाँ +1 वाला स्टेबल, तो मैंने कहा जी बहुत ही बढ़िया। यही तो बात है, यही तो बात है ना, यही तो बात है। आप थोड़ा सा यहाँ इसमें कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, है ना। ये आपको बैकफायर कर रहा होगा कि AlCl3 में से तो +3 वाला हमने स्टेबल कर दिया। जी हाँ, होता है, क्योंकि मेटल चाहती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना। तो AlCl3 तो स्टेबल है, लेकिन अगला ही देखा, इसको देखते ही आप देखेंगे TiCl3 स्टेबल होना चाहिए, लेकिन नहीं। वहां इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता है कि Ti+3 से मैं +1 वाले को स्टेबल कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि S में जो इलेक्ट्रॉन आपके आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा Ti+3 में, जो कि अनस्टेबल होगा। अनपेयर है तो अनस्टेबल है, लेकिन Ti+1 में दो बचेंगे तो दोनों पेयर्ड हैं, इसलिए वो स्टेबल है। तो Ti हमेशा +1 में रहना पसंद करेगा, जो हमारा ऑप्शन 2 में हमें गिवन है। TiI जो है वो स्टेबल होगा TiI3 से। बिल्कुल अच्छा एक क्वेश्चन था ये, रैंकर्स के लिए क्वेश्चन था, है ना। अगला देखें, फॉर ए सर्टेन रिएक्शन द रेट के ए टू बी when the initial concentration of A is triple keeping concentration of B is constant the initial rate would, क्या कह रहा है कि जी, पहले तो ये क्या कह रहा है जी, K है वो है, सॉरी 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 क्या लिख रहा हूं मैं, जो रेट है, जो रेट है वो है, जो ए है उसकी तो उसके अकॉर्डिंग जो सेकंड ऑर्डर है, और जो बी है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्डर है ना। अब ये कह रहा है कि ए को तो मैं 3 गुना कर दूं, मैंने कहा जी बहुत ही बढ़िया, ए को तो मैं 3 गुना कर दो। तो अब जो फाइनल रेट होगी, बाद की जो इनिशियल, अब चेंज करने के बाद जो रेट होगी ना, बी को तो मैं ये कहता है कांस्टेंट रख लूं, और ए को मैं क्या कर दूं, 3 गुना कर दूं। ए को मैं क्या कर दूं, 3 गुना कर दूं। ऊपर स्क्वायर थी पहले भी इसके, क्योंकि ए के अकॉर्डिंग तो सेकंड ऑर्डर है। तो अब मैं रेट लिख रहा हूँ, रेट क्या हो जाएगी, रेट इज इक्वल्स टू के 9, ए की स्क्वायर हो जाएगी, बी जैसा है वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। तो रेट इज इक्वल्स टू 9 × के ए स्क्वायर बी। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, है ना। के ए स्क्वायर बी, तो रेट क्या हो गई, 9 मल्टीप्लाई होगी 9x हो गई, 9x के फैक्टर से इंक्रीज कर रही है, 9 के फैक्टर से क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, क्योंकि रेट जस्ट 3 गुना करने पे सेकंड ऑर्डर में 9 के फैक्टर से इंक्रीज कर जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी, है ना। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एनर्जीज ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ N2 नाइट्रोजन मोलिक्यूल इज, है ना। नाइट्रोजन का मैं डायग्राम बनाऊं, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं, तो सिग्मा 1s का, फिर सिग्मा स्टार होता है 1s का, ठीक है, फिर सिग्मा होता है 2s का, फिर सिग्मा स्टार होता है 2s का, फिर क्या आता है, आप मेरे को बताएं, फिर आता है पाई, ओके, 2p का, फिर आता है सिग्मा 2p का, फिर आता है पाई स्टार, फिर आता है पाई स्टार 2p का, एंड फिर आता है सिग्मा स्टार 2p का, है ना। क्योंकि इन इनमें यहाँ sp मिक्सिंग हो जाती है ना, s और p मिक्सिंग होती है, बोरोन कार्बन और नाइट्रोजन इन तीनों के एक जैसे बनते हैं। तो पाई बॉन्ड है वो थोड़े से क्या आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो ये ऑर्डर आपको कहाँ मैच कर रहा है, ये ऑर्डर आपको यहाँ इसमें मैच कर रहा है, थर्ड में। ये ऑर्डर आपको यहाँ थर्ड में मैच कर रहा है। तो आप थर्ड को करेक्ट ऑप्शन लगा देंगे, क्योंकि सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई बॉन्ड आ जाएंगे, फिर सिग्मा आ जाएगा, फिर पाई स्टार एंड फिर सिग्मा स्टार। बिल्कुल, अगर आपको इसकी एमओटी आती है, इसके एमओटी में जो मेन कॉन्सेप्ट है एस और पी मिक्सिंग का, जो बोरोन कार्बन और नाइट्रोजन में देखने को मिलती है, वो अगर आपको आता है तो आप इसको कर जाएंगे, है ना। ओके, अगला क्वेश्चन है, ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट ए एंड बी। ए एंड बी को मिलाकर एक कंपाउंड बन रहा है, इसमें बी बना रही है क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, अब क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की सबसे अच्छी स्ट्रक्चर होती है एफसीसी, है ना। 3D में एफसीसी होती है, तो एफसीसी बनाएगी। एफसीसी में फेज पे एक एक रहेगा,
उसका कंट्रीब्यूशन टोटल 3 आ जाएगा, है ना। 3+1 आपको पता है जो बी होगा वो 3+1 होगा, फेज पे होगा और कॉर्नर पे होगा। कॉर्नर वाले टोटल 1 होते हैं, फेज वाले 3 होते हैं, तो 4 तो बी हो जाएंगे, है ना। 4 तो बी हो जाएंगे। एंड एटम ऑफ ए ऑक्यूपाई 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड। अब टेट्राहेड्रल वॉइड होती कितनी है, जितने डायगोनल होते हैं हर डायगोनल पे, ये देखें आप, ऐसा ही कुछ होता है, एफसीसी ऐसी ही कुछ होती है ना। ऐसी ही कुछ होती है। तो इनका जो हर डायगोनल होता है, इनका जो हर डायगोनल होता है, इसमें यहाँ एफसीसी, यहाँ वो टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। 4 डायगोनल होते हैं तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। टोटल कितनी होगी, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। और इनमें से वो कहता है 1/3 पे क्या है, 1/3 पे क्या है, ए है हमारा। 1/3 पे क्या है, ए है। ओके, तो अब मैं ए रेस टू बी कर रहा हूँ, ए रेस टू बी करूं मैं, तो मुझे पता है 8/3 रेस टू 4। और मैं इसको सोल्व करूं, तो देखें आप, इसको क्या करूंगा, 2/3 रेस टू 1, 2/3 रेस टू 1, तो 2/3 की बातें हम इसके सामने कर लेंगे। ये हमारा ए था और ये हमारा बी था, है ना। ये हमारा ए था, ये हमारा बी था। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो इसको मैं लिखूं, अपनी भाषा में लिखूं, तो मैं लिखूंगा A2B3। लेकिन बुक वाला क्या लिख रहा है, लेकिन जो एग्जाम वाला है वो लिख रहा है AXBY। तो मैंने कहा जी कोई दिक्कत नहीं, ये लो जी, AXBY, AXBY। तो x इजिकल्स टू 2 हो गया, लेकिन y इजिकल्स टू 3 हो गया। तो ये पूछ रहा है x प्लस वाई आपका क्या होगा, तो मैंने कहा जी 2+3 आपका क्या होगा। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा जी 5 होता है। 5 दिखते ही मैं थर्ड पे इसका आंसर लगा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये हम करना चाहें ना तो हमें 6th क्लास से या 7th क्लास से, जब से ये साइंस शुरू हुई है तब से हमें पता होता है। फुलरीन 10th क्लास में हमें ये पढ़ा है, फुलरीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, फुटबॉल जैसी होती है। बंक मिस्टर फुलरीन, फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है, बहुत बड़ी सारी, है ना। तो मैच कर दो, जो फुलरीन है वो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। केज माने जाल, जाल जैसी स्ट्रक्चर होती है फुलरीन की। 10th क्लास से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फुलरीन की स्ट्रक्चर जाल जैसी होती है तो ढूंढो, जाल जैसी होती है तो ढूंढो। मैंने कहा नेग्लेक्ट करने की स्किल है वो आप में होनी चाहिए। तो सी का 4 कहाँ कहाँ है, सी का 4 यहाँ है, सी का 1 है, सी का 1 है, सी का 2 है। तो बस मिल गया, हमारा आंसर हमें मिल गया। और कोई देखूं, मैं तो नहीं देखूंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। एक ही बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। फुलरीन दुनिया जानती है, फुटबॉल जैसा होता है तो जाल जैसा होता है, जाल जैसी उसकी स्ट्रक्चर होती है। तो सी इज इक्वल्स टू केज लाइक मॉलिक्यूल, तो मैंने कर दिया। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, बाकी आप मैच करें तो करें। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब जो डायमंड है वो क्या आ जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, कोक है वो रिड्यूसिंग एजेंट आ जाएगा हमारा, और जो ग्रेफाइट है वो क्या हो जाएगा, लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करता हमें नजर आ जाएगा। आगे चलें। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इन pyridine। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इन pyridine। तो दुनिया क्या जानती है, pyridine की स्ट्रक्चर जानती है। लेकिन नहीं, दुनिया pyridine की स्ट्रक्चर नहीं जानती है। pyridine की स्ट्रक्चर दुनिया नहीं जानती है ना। तो ये होती है जी pyridine की स्ट्रक्चर, आपके आंखों के सामने मैंने बना दी है। ओके, ये होती है pyridine की स्ट्रक्चर। एक बेंजीन में एक कार्बन रिप्लेस होता है किससे, नाइट्रोजन से, इसको बोलते हैं pyridine। शॉर्ट फॉर्म में दुनिया इसको लगती है पी वाई। लेकिन दुनिया को इसकी स्ट्रक्चर नहीं आती। जिनको इसकी स्ट्रक्चर नहीं आती वो आज ये क्वेश्चन से चूक गए हैं। करना क्या है, कुछ नहीं, लोन पेयर कहाँ है, यहाँ है। कितनी लोन पेयर है, एक। कितनी लोन पेयर है, एक। तो सबसे लास्ट में pyridine में क्या है, लोन पेयर लिखा हुआ है। सबसे लास्ट में लोन पेयर लिखा हुआ है, तो एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, काटा मारो यहाँ, काटा मारो यहाँ, बिल्कुल एक एक लोन पेयर। उसके बाद पाई बॉन्ड की बात हो रही है, सिग्मा बॉन्ड सबसे पहले है, उसको छोड़े, पाई बॉन्ड की बात हो रही है। 2 नंबर, पाई बॉन्ड दुनिया जानती है, अंधे को भी दिख जाएगा। एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड। तो मैं निशान लगाने जा रहा हूँ, 3 पाई बॉन्ड ये रहा, लेकिन यहाँ तो दो दो देखते ही मैंने काटा मार दिया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड। जिसने गिने हैं, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड गिने हैं, उसने अपना टाइम वेस्ट किया है। 1 सेकंड में होने वाले क्वेश्चन को अगर उसको स्ट्रक्चर आती थी तो भी उसने 1 सेकंड में होने वाले क्वेश्चन पे कम से कम 5 मिनट लगाए हैं सिग्मा बॉन्ड गिन गिन के, है ना। इससे अच्छा हमने सिग्मा बॉन्ड भी नहीं गिने, हमें स्ट्रक्चर आती थी तो हमने 1 सेकंड में कैलकुलेट कर लिया। अब आगे चलें। द सोल्युबिलिटी ऑफ कॉपर+2 एंड कॉपर+। सोल्युबिलिटी एक्वा सॉल्यूशन में कॉपर+2 की ज्यादा होती है, ये भी ये लिख के दे रहा है हमें। ठीक है, ये भी ये लिख के दे रहा है हमें, कॉपर+2 की ज्यादा होती है, किससे, कॉपर
+1 से एक्वस मीडियम में। ओके, किसके कारण? तो दुनिया जानती है हाइड्रेशन के कारण। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतने पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो जुड़ते जाएंगे। तो हाइड्रेशन एनर्जी के कारण क्या होता है, इसकी जो सॉल्यूशन में जो सोल्यूबिलिटी है वो ज्यादा होती है। अब कई क्या बोल रहे होंगे, कई ये आयोनाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकंड आयोनाइजेशन, ये तो जी पहले हमें आयन बना के दे दिया, उसके बाद पानी में मिक्स कर रहे हैं। पहले आयन बना के दिया है, उसके बाद मिक्स कर रहे हैं, तो बाद का तो मतलब ही नहीं है। बाद में तो आयनाइजेशन का रोल ही नहीं आता, पहले आता है, तो पहले से हमें क्या लेना देना। तो हाइड्रेशन एनर्जी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ इतनी आपको समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन लेसाने टेस्ट से डायरेक्ट आया है, लेसाने टेस्ट से डायरेक्ट आया है। इन लेसाने एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट विच गिव ब्लड रेड कलर विद Fe3 प्लस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। ये कहता है जी, देखें, ये कहता है नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और सल्फर भी प्रेजेंट है। इन दोनों से आता है कौन सा रेड कलर? वो कैसे आता है? वो आता है लेसाने टेस्ट में FeSCN3, ये बन जाता है तब, ये बन जाता है तब। इसका कलर होता है क्या? रेड। इसका कलर होता है क्या? रेड। लेकिन ये तो आपको यहाँ कहीं दिया ही नहीं। ये तो आपको जो FeSCN3 यहाँ तो कहीं दिया ही नहीं। तो दिया नहीं तो आपको ये तो पता है ना कि जो FeCN3 है, एस सी एन होता है वो नेगेटिव होता है। तो दो Fe, दो नेगेटिव चार्ज को हटा दो, दो SCN को हटा दो और पॉजिटिव चार्ज लगा दो। तो ये लो जी, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, FeSCN2 या 1 लिखूंगा। तो ऊपर क्या, दो पॉजिटिव चार्ज लगा दूंगा। अगर दो SCN में रखता, एक भगाता तो एक पॉजिटिव चार्ज लगाता। तो अब दुनिया जानती है, दुनिया जानती है, क्योंकि दुनिया की आंखों के सामने ये आंसर गिवन है यहाँ। तो इसका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट होएगा, FeSCN बनेगा। वही रेड कलर का होता है क्योंकि इसमें सल्फर भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। तो ये लेसानी टेस्ट में रेड कलर हमें शो कर जाएगा, जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखें। Which amongst the following molecule on polymerization, which amongst the following molecule on polymerization produce neoprene? ओके, नियोप्रीन। एक होता है जी क्लोरोप्रीन, है ना, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन था। क्लोरोप्रीन आपके सामने होती है ऐसी, ठीक है, यहाँ Cl आपका लगा होता है। इसका अपने पॉलीमराइजेशन करेंगे ना तो हमें मिलती है नियोप्रीन। ओके, ये लीजिए जी, ये जो आपकी स्ट्रक्चर होती है ये नियोप्रीन की होती है। डायरेक्ट आपका पॉलीमराइजेशन वाले चैप्टर से आया है, बिल्कुल बेसिक। अगर आप एक बार उसको देख के गए हैं तो भी आप ये क्वेश्चन कर देते थे। रटने वाला क्वेश्चन है ना, रटने वाला क्वेश्चन था। तो जिसने पढ़ी है वो कर देगा। इसका जो क्लोरोप्रीन सब यूनिट होती है नियोप्रीन की, है ना। ओके, अगला क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। गिवन कंपाउंड है, ये किसका एग्जांपल है? अलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक या अराइलिक? तो सबसे पहले आप मेरे को ये बता दो, बेंजाइलिक होगा, जो बेंजाइलिक हैलाइड होगा वो अराइल हैलाइड भी तो होगा, क्योंकि बेंजीन तो एरोमेटिक है। तो या तो ये दोनों ऑप्शन सही होंगे या दोनों गलत होंगे। दोनों सही तो हो नहीं सकते, तो दोनों गलत तो हो सकते हैं। दोनों, बेंजाइल हैलाइड होगा वो एराइल हैलाइड भी तो होगा, क्योंकि बेंजीन भी तो एरोमेटिक है। तो या तो दोनों सही होंगे या कोई एक सही होगा। या तो दोनों सही होंगे या दोनों गलत। तो दोनों गलत ही हो सकते हैं, सही तो हो नहीं सकते। अब बात इन दोनों में ही करनी थी हमें, है ना, अलाइल हैलाइड या बेंजाइल हैलाइड। तो मैं आपको बता दूं कि आर सी यहाँ लगा रहता है, एच डबल बॉन्ड सी एच, और यहाँ लगा होता है सी एच। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है सी, इससे आगे वाला सी, और यहाँ ये लगा होता है सी एल। ओके, ये भी सी एल है। तो आपको मैं बता दूं, ये अगर इसी कार्बन पे लगा हो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे लगा हो, तो उसे विनाइल कहते हैं। ओके, और एक छोड़ के लगा हो तो उसे एलाइल हैलाइड बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एलाइड हैलाइड, एलाइल हैलाइड, क्योंकि डबल बॉन्ड फिर एक छोटा हुआ फिर हेलोजन लगा हुआ है। तो ये अलाइलिक पोजीशन पे लगा होता है। ये होती है विनाइलिक पोजीशन, ये थी विनाइलिक पोजीशन, ये थी अलाइलिक पोजीशन। अलाइलिक पोजीशन पे लगा हुआ है इसलिए ये अलाइल हैलाइड है ना। तो जो बचे हुए आपके जो क्वेश्चंस कुछ बचे हैं वो हम इसी के पार्ट 2 में करवाएंगे, है ना। उम्मीद करता हूँ अभी तक के जो क्वेश्चन थे वो आपको बिल्कुल समझ आ गए होंगे। पेपर कोई खास हार्ड नहीं था, इजी था, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था, है ना। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए तो बिल्कुल इजी भी क्या होता है, हार्ड होता है ना। कुछ क्वेश्चन थे अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन जैसे लेविस एसिड वाले थे तो वो तो आपको घर पे उन्होंने मार्क्स दिए थे, है ना, एनटीए ने घर पे लाके मार्क्स दिए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस सारे समझ आए होंगे। अगला जो इस वीडियो का जो पार्ट 2 आएगा, है ना, उसमें जो न्यूमेरिकल्स बचे हैं, है ना,
जो न्यूमेरिकल्स बचे हैं वो मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। पार्ट 2 इसका बिल्कुल इसी के बैक टू बैक आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा होगा। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, अच्छा आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाए, आपके सपने पूरे हों।